हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो मैंने इसका पार्ट 1 पिछले पार्ट में करवा दिया है, तो ये इसका पार्ट 2 है। तो मैंने पार्ट 1 में आपको पीएच मान के बारे में बताया था, तो हम आज पीएच मान के ही बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो जब 7 से कम होती है तो अम्लीयता होती है, और जब 7 से ज़्यादा होती है तो क्षार होते हैं। मैंने आपको ये बताया था। तो प्रबल क्षार वो होते हैं जैसे HCl अम्ल हो गया, और ये प्रबल अम्ल होते हैं, और H2SO4 ये प्रबल अम्ल हो गया, और HNO3 ये प्रबल अम्ल हो गया। और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जैसे CH3, COOH और C2 जो होता है, ये सब प्रबल अम्ल नहीं होते, ये सब दुर्बल अम्ल होते हैं। तो जब 7 से 0 की तरफ ये अम्ल बढ़ता है, यानी पीएच मान बढ़ता है, तो वहाँ प्रबल अम्ल होता है। और अगर 7 से 14 की तरफ अगर ये क्षार बढ़ेगा तो यहाँ प्रबल क्षार होगा। तो जब पीएच का हमारे जीवन में महत्व, तो पहला है अमाशय, जो हमारे पेट के पास होता है, यानी हमारा पेट ही होता है एक तरीके से। इसका मैंने पीएच मान आपको पहले ही बता दिया था, 1 से 2 के बीच में होता है। और एक बात, हमारे अमाशय में जो होती है HCl अम्ल पाया जाता है। तो हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, देखो मैंने लिखा भी है। तो श्लेष्मा अमाशय की HCl अम्ल से रक्षा करती है। तो हमारे पेट में ये श्लेष्मा पाई जाती है जो HCl से हमारे पेट की रक्षा करती है। और सेकंड, मुंह का पीएच मान जो होता है वो 5 से 5.5 के बीच में होता है। तो इसमें भी दुर्बल अम्ल होता है हमारे मुंह में भी। तो जो हमारे जैसे आप कभी खाना खाते हो, तो जब खाना उसे चबाते रहते हो तो वो खाना धीरे धीरे गीला सा होने लगता है, तो वो हमारा अम्ली करता है, जो हमारे मुंह में पाया जाता है। जैसे वो लार होती है ना, तो लार में वो अम्ल पाया जाता है। तो हमारा लार जो होती है वो खाने को गीला करके वो पचाना स्टार्ट कर देती है। तो दांतों पर इनेमल परत पाई जाती है, जिससे हमारे दांत सही रहते हैं। अगर दांतों पर इनेमल परत ना हो तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और पहचानने का तरीका, धन आयन प्लस ऋण आयन। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पार्ट 1 देख लीजिएगा, नहीं तो पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा, और आपको ये मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो H प्लस आयन नहीं हो, OH माइनस नहीं हो, तो वह लवण बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए HCl अम्ल प्लस क्षार होता है तो NaOH, तो लवण और जल बनता है। तो लवण बनेगा हमारा NaCl प्लस H2O। तो NaCl, ना ही वहाँ पर H प्लस आयन है और ना ही OH माइनस आयन है, तो वहाँ पर लवण होता है। तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया से बने आयनिक ठोस लवण कहलाते हैं। तो CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। ये हमारा जो होता है, ये हमारा दुर्बल अम्ल होता है। तो आइए हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो लवण परिवार, ऐसे लवण जिसमें या तो धन आवेश समान हो या ऋण आवेश समान हो, उसे लवण परिवार कहते हैं। जैसे 2NCl2 और ZnSO4 और ZnCO3। तो ये जो होता है, ये हमारे लवण परिवार होते हैं। जैसे आगे साबुन का सूत्र, आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है हमेशा, मतलब हर बार ये पेपर में आता है, हर दूसरे साल पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका जो सूत्र होता है, तो साबुन का सूत्र होता है C17H35COONA। आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। तो लवण के पीएच निकालने का तरीका, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का जो लवण होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होगा, यानी उदासीन। क्योंकि जब प्रबल अम्ल की रिएक्शन अगर हम प्रबल क्षार से करवाएंगे तो हमेशा उदासीन ही बनेगा। तो आगे है
रसायनों का कच्चा पदार्थ NaCl होता है। आप इसे याद रखिएगा। खाने के सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। तो खाने का सोडा जो होता है ना, वो क्षार होता है, वो दुर्बल क्षार होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनीकृत CO2 प्रवाहित करवाने पर इस विधि को साल्वे विधि कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हुई है CO2 प्रभावित, जैसे NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 प्रभावित करवाने पर ये NaHCO3 प्लस NH4Cl बनाता है। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, और ये रिएक्शन खाने वाले सोडे की रिएक्शन है। तो खाने के सोडे का उपयोग पहला खाने के कामों में होता है, अति अम्लता को दूर करने में होता है, और अग्निशमन में होता है, और बेकिंग पाउडर में होता है। तो अग्निशमन में आपको बता दूं, जैसे कहीं पर आग लग जाए तो वहाँ आप जो होता है खाने के सोडे से उस आग को बुझा सकते हैं। तो आग का बुझना ही अग्निशमन कहलाता है। तो NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल, तो ये बेकिंग पाउडर बनता है। और मैंने आपको टार्टरिक अम्ल पहले बता चुका हूँ, जाके आप पहले देख लीजिएगा पार्ट 1 में। तो धावन सोडा रासायनिक सूत्र Na2CO3, ये जो डॉट होता है इसका मतलब गुणा होता है। तो 10H2O, ये धावन सोडा यानी धोने वाले सोडे का सूत्र है, आप इसे याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इनमें 10H2O को रवाकरण जल व क्रिस्टलन जल, तो हम क्रिस्टलन जल को रवाकरण जल भी कहते हैं। तो जो धावन सोडा होता है उसके साथ 10 यानी H2O के 10 अणु क्रिस्टलन जल यानी रवाकरण जल होते हैं। तो क्लोर क्षार विधि में NaOH और Cl2 होता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार कहते हैं। तो KCl का pH मान 7 होता है, यानी KCl जो होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि इसमें ना H प्लस आयन है और ना OH माइनस आयन है। तो हमारा जो KCl है उसका pH मान 7 होता है, यानी उदासीन होता है। तो आगे है CuSO4 डॉट यानी मल्टीप्लाई गुणा 5H2O, यानी जो H2O के अणु होते हैं वो इसमें 5 अणु होते हैं, यानी 5 क्रिस्टलन जल होते हैं। तो इसे हम तूतिया या नीला थोथा भी कहते हैं, आप इसे याद भी रखिएगा। तो MgSO4 को हरा थोथा कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। तो धावन सोडा का निर्माण साल्वे विधि द्वारा होता है। मैंने आपको साल्वे विधि ऊपर पढ़ाया था, तो उसी के निर्माण से होता है, जैसे देखो नीचे भी है। तो NaHCO3 को गर्म करने पर तो ये टूटता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 में ये टूटता है। तो विरंजक चूड़ जो होता है वो साधारण नाम है इसका ब्लीचिंग पाउडर, और रासायनिक सूत्र इसका CaOCl2, और रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आप इसे याद रखिएगा। तो बनाने की विधि है इसकी Ca फिर OH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, और जब ये रिएक्शन होता है इसके साथ तो ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O। तो जो ये बनता है तो ये हमारा विरंजक चूर्ण बनाने की रिएक्शन है, आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के गुण, यह पीले रंग का पाउडर होता है। इसका उपयोग मुख्य जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए होता है। जैसे जो गंदा जल होता है तो उसे साफ करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिटकरी, आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में MCQ में नहीं तो ये 2 नंबर में इसका सूत्र लिखने के लिए आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है K2SO4Al2 फिर SO4 का होल
थ्राइस, फिर इंटू 24 H2O। जो H2O होता है तो इसके 24 जो अणु होते हैं ये 24 क्रिस्टल जल होते हैं। तो उपयोग, पानी को साफ करने में एवं रक्त को प्रवाह को रोकने में इसका उपयोग होता है। जैसे अगर आपका कहीं खून निकल रहा हो, अगर आपके पास फिटकरी हो तो आप वहाँ फिटकरी रगड़कर अपने रक्त को रोक सकते हैं और इसे पानी को साफ करने में भी किया जाता है। तो चौथा है जिप्सम। तो इसकी रिएक्शन जो होता है इसका सूत्र होता है CaSO4 फिर इंटू 2H2O। तो इसमें क्रिस्टल जल होता है वो 2 होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, तो ये जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम में 2 क्रिस्टल जल होते हैं, इसमें आधा क्रिस्टल जल होता है यानी 1/2 क्रिस्टल जल होता है। तो इसका भी सूत्र होता है CaHO4 इंटू 1/2 H2O। तो निर्माण की विधि, तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूट जाता है। तो जब हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 1 इंटू 1/2 H2O में टूटता है। तो POP का उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ बनाने में और घरों में सजावट के लिए इसका उपयोग होता है। और इसके उपयोग 3 नंबर में आते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। और आगे है जिप्सम का उपयोग। तो जिप्सम का उपयोग होता है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो राज अम्ल का जो राजा होता है वो कैसे बनता है, तो HCl अनुपात HNO3 में मिलाते हैं तो अम्ल राज बनता है। तो HCl के 3 अणु होते हैं और HNO3 के 1 अणु होते हैं, तो ये अम्ल राज बनता है। और क्लोर क्षार NaOH, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaCl जो होता है तो और OH जो इसमें NaCl प्लस H2 ये लवण बनता है। तो जो NaCl गैस होती है वो कैथोड की साइड चली जाती है और H जो होती है वो भी कैथोड की साइड चली जाती है और O2 एनोड की साइड आती है और Cl भी एनोड की साइड आती है। तो मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था पार्ट 1 में कि जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है वो प्लस पे जाती है और जिसके ऊपर प्लस का आवेश होता है वो माइनस पे जाती है। तो आप पार्ट 1 जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा आगे है अम्ल एवं क्षार की क्रिया होती है तो जिससे पदार्थ उदासीन हो जाता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम अम्ल को भी नहीं खा सकते और क्षार को नहीं खा सकते, लेकिन हम इन दोनों की रिएक्शन करवा के उदासीन बना के हम खा सकते हैं। तो दही को धातु में इसलिए नहीं रखते हैं कि वह उससे अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो दही होती है ना, तो इसे हम धातु जैसे लोहे में नहीं रखते हैं, इसे हम मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, क्योंकि जो दही होता है ये अम्ल होता है। तो ये जब धातु के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे जब फिर हम उसके खाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो जल का आयनिक गुणनखंड 1 × 10 की घात -14 होती है। तो ये जल का आयनिक गुण होता है। तो अमोनिया एक दुर्बल क्षार है। और आगे है सूचक विलयन की प्रकृति को बताता है और धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये हमारा चैप्टर प्यारा सा था जो ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अनेक वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।